Good morning students. Today we will begin a new chapter 12 friction. फ्रिक्शन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा. फ्रिक्शन क्या है? ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि ये तभी अप्लाई होता है जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में हों. और ये कहाँ एक्ट करता है? अपोजिट टू दी मोशन. जहाँ पर भी मोशन हो रहा है तो मोशन के अपोजिट में जो फोर्स लगेगा, जो मोशन को रोकेगा, वो क्या है? फ्रिक्शन. इस चैप्टर में हम फ्रिक्शन के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे. आपने देखा होगा कि कार या ट्रक जब ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचते हैं तो वो स्लो हो जाते हैं. सिमिलरली अगर आपके बाइसिकल आप चला रहे हैं और आपको ब्रेक लगाने हैं तो आप पहले बाइसिकल को स्लो करते हो. आपने कभी नोटिस किया है कि बाइसिकल या कोई और व्हीकल जैसे कार या ट्रक ये स्लो क्यों हो जाते हैं जब हम ब्रेक लगाते हैं? नॉट ओनली व्हीकल्स, कोई ऑब्जेक्ट है विच इज़ मूविंग ओवर अ सरफेस, जो एक सरफेस पर चल रहा है. कोई भी ऐसा मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो जाता है अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. एक्सटर्नल फोर्स यानी कि अगर उसे किसी ने धक्का नहीं दिया तो वो कुछ देर बाद चलने के बाद रुक जाएगा. तो वो चीज़ें क्यों रुक जाती हैं? उनका रीज़न क्या है? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन, जो कि उनके मोशन को रोकेगा. तो हमने देखा कि ये चीज़ें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक सरफेस पे चल रहा है तो कुछ देर बाद वो स्टॉप हो जाएगा. हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? अगर हम कोई बॉल फेंक रहे हैं एक ग्राउंड पर तो कुछ देर तक चलने के बाद वो भी तो रुक जाती है. नाउ ऐसा क्यों होता है कि अगर बनाना पील कहीं पर गिरा हुआ है और हमारा पैर उस पर रखा जाए तो हम स्लिप होके गिर जाते हैं, यानी कि हम स्मूथ सरफेस पर नहीं वॉक कर पाते. कोई स्मूथ सरफेस है यानी कि जो ऊबड़ खाबड़ नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, बिल्कुल ही सीधा है, स्मूथ है, चिकना है, ऐसे सरफेस पर भी हम नहीं चल पाते. और पानी अगर किसी फ्लोर पे गिरा हुआ हो, वेट फ्लोर हो, तो उस पर भी हम नहीं चल पाते. तो इन सब चीज़ों का रीज़न क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो आवर टुडेज फर्स्ट आर्टिकल इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इसे समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी 12.1. एक्टिविटी में हमारे पास है एक बुक और एक टेबल. टेबल पर बुक रखी हुई है. हम इसे पुश करते हैं राइट डायरेक्शन में, जैसा कि इमेज में दिखाया हुआ है. जैसे हम इसको पुश करेंगे ये थोड़ी दूर तक तो चलती है और फिर रुक जाती है. अगर हम दूसरी डायरेक्शन से, अब की बार हम लेफ़्ट साइड इसको पुश कर रहे हैं राइट से, सो अब की बार हम जब इसको पुश करते हैं तो भी ये कुछ देर चल के रुक जाती है. सो कैन एनीवन गैस क्या फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि अपोज कर रहा है मोशन को इस बुक के? बुक क्यों नहीं मूव कर पा रही? वो थोड़ी देर बाद क्यों रुक जाती है? इसका रीज़न है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है जो कि इसके मोशन को, इसकी मूवमेंट को अपोज कर रहा है. ये इसको मूव करने देना नहीं चाहता. तो जब तक हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करते रहते हैं, यानी कि हम फोर्स लगाते रहते हैं, तब तक तो ऑब्जेक्ट चलता रहता है. जैसे ही हम फोर्स लगाना बंद कर देते हैं तो कौन हावी हो जाता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसी वजह से कोई व्हीकल अगर चल रहा है या कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, मूव कर रहा है, तो वो रुक जाता है, क्योंकि तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उसको अपोज कर रहा है, उसको मूव होने देना नहीं चाहता, वो ज़्यादा हो जाता है. क्योंकि हम तो फोर्स नहीं लगा पा रहे. अगर हम फोर्स लगाते रहेंगे तो हमारा जो एक्सर्टेड फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो है, वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा. लेकिन जब हम फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, जैसे कि हमने एक बार बस बुक को पुश किया
और फिर छोड़ दिया। तो जब हमने पुश किया तब तो हमने फोर्स लगाया, तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बुक मूव कर रही है। लेकिन हमने जब अपना हाथ हटा लिया है, फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं, तब क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, जो अपोज कर रहा है मोशन को, वो ज़्यादा हो जाता है हमारे एक्सर्टेड मोशन के कंपैरिजन में, सॉरी फोर्स के कंपैरिजन में। इसी वजह से बुक जो है थोड़ी देर बाद रुक जाती है। अब जैसा कि आपने एक्टिविटी में देखा कि अगर हम फोर्स लेफ़्ट साइड से लगा रहे थे तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा था, राइट में, और अगर हम फोर्स राइट साइड से लगा रहे थे तब फ्रिक्शन कौन सी साइड एक्ट कर रहा था, लेफ़्ट में। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही केसेस में फोर्स अपोज हो रहा था बाय द फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है टू द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होगी उस पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो हमने एक्टिविटी में देखा दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। जो बुक का सरफेस था और जो टेबल का सरफेस था उनके बीच में एक्ट करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या सभी सरफेसेस के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम रहेगा या फिर वो स्मूथनेस पे डिपेंड करेगा सरफेस की? लेट्स फाइंड आउट। सो ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल में, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है फ्रिक्शन, डिपेंड करता है। एक्टिविटी 12.2, टाई अ स्प्रिंग अराउंड अ ब्रिक। हमने एक ब्रिक ली, उसके अराउंड हमने एक धागे की मदद से या रोप की मदद से स्प्रिंग बैलेंस के साथ टाई कर दिया। नाउ जब भी हम स्प्रिंग फोर्स लगाते हैं कोई भी, तो हम स्प्रिंग बैलेंस पे मेजर कर सकते हैं कि कितना फोर्स लगा। सो हम फोर्स लगाएंगे, अब खींचेंगे ब्रिक को। जैसे ही हम ब्रिक को खींचते हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं। उस समय जब ब्रिक मूव करने लगेगी तब जो फोर्स होगा हमारा वो एग्जैक्टली मेजर करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, यानी कि स्प्रिंग बैलेंस पर जो रीडिंग आएगी जैसे ही ब्रिक मूव करने लगती है तब जो फोर्स हमें जो रीडिंग हमें मिलेगी वो क्या होगी, रीडिंग ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मेज़रमेंट होगी वो। सो हम ब्रिक को पुल करते हैं और जैसे ही ब्रिक मूव करने लगती है हम रीडिंग नोट करते हैं। कैसी रीडिंग रही, ये हमारा सरफेस कहाँ पे है, एक फ्लोर पे। अब हम क्या करते हैं कि ब्रिक के ऊपर पॉलीथीन रैप कर देते हैं और अब हम दोबारा से ब्रिक को फोर्स लगा के खींचते हैं। फिर से हम रीडिंग नोट करते हैं, क्या रीडिंग रही। अगर हम डिफरेंस मेज़र करें तो फोर्स ज़्यादा कब लगेगा, जब हम फ्लोर पे ब्रिक को खींच रहे हैं बिना पॉलीथीन के। जबकि अगर हम पॉलीथीन बांध देंगे उसके ऊपर तो वो ज़्यादा इजीली हम ब्रिक को खींच पाएंगे। इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि जब हम पॉलीथीन बांध देते हैं तो स्मूथनेस बढ़ जाती है, सरफेसेस के बीच में फोर्स जो लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो कम हो जाता है। लेट्स सी व्हाट इज़ अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसी डिवाइस है जो कि मेजर करती है फोर्स को जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। इसके अंदर क्या होता है, एक कॉइल होती है, यहाँ पे कॉइल स्प्रिंग होता है वो, यानी कि स्प्रिंग की तरह कॉइल्स लगी हुई होती हैं इस हिस्से में, और यहाँ पे होती हैं रीडिंग्स जिससे कि हम मेजर कर सकते हैं कि कितना फोर्स है। जैसे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये है रीडिंग दिखाई 20, यानी कि फोर्स की, हमारी स्प्रिंग बैलेंस की मेजरमेंट क्या है, 20। सो जैसे ही फोर्स लगता है तो क्या होता है, स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉइंटर पे हम रीडिंग ले सकते हैं कि कितनी रीडिंग है। सो रीडिंग जो है वो हमें क्या देगी, मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है उसकी वैल्यू में पता चलेगी।
देन कम्स दी एक्टिविटी 12.3। एक्टिविटी 12.3 के लिए हम इंक्लाइंड प्लेन ले रहे हैं एक स्मूथ सरफेस पे या फिर एक टेबल पे। इंक्लाइंड प्लेन बनाने के लिए हम एक वुडन बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं और उसको सपोर्ट देने के लिए हम ब्रिक का यूज़ कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं ब्रिक बुक्स का, जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब हम एक मार्क लगा देंगे पेन की हेल्प से ए, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। एक मार्क लगाएंगे ए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। नाउ हम पेंसिल के शेल को लेंगे, पेंसिल के या पेन के शेल को लेंगे और उसको मूव करने देंगे पॉइंट ए से ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। जो हमने पॉइंट ए यहाँ पे मार्क किया था, यहाँ से हम पेंसिल को मूव करने देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो कितनी दूर तक जा रही है। जैसे ही हमने पेंसिल के शेल को छोड़ा, वो यहाँ से यहाँ तक आई, इतनी दूरी तक आई। ठीक है, अब हमने पहला ये मार्किंग देख लिया कि कितना इंक्लाइंड आया। सेकंड एक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कपड़ा बिछा देंगे, अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब ये देखना है हमें कि रिंकल्स ना हो इस कपड़े में, और हम दोबारा से जो ए मार्क है हमारा पॉइंट, वहाँ से शेल को छोड़ेंगे और देखेंगे कि कितनी दूर तक उसने मूव किया। तो अब की बार हमने देखा कि वो आधे रास्ते तक ही जा पाया। सिमिलरली हम एक और रीडिंग लेंगे जब हम यहाँ पर सैंड बिछा देंगे, अ थिन लेयर ऑफ सैंड। तो हम क्या देखेंगे, वो और भी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है, यानी कि सरफेस पर डिपेंड करता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये डिपेंड करेगा कि हमारा सरफेस स्मूथ है या फिर रफ है जिस पर हम ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं। सो ऐसा क्यों होता है, क्यों फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है स्मूथनेस ऑफ सरफेस पे? फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटी ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है? इरेगुलरिटी की वजह से। यानी कि इरेगुलरिटी का मतलब क्या है, चीज़ें रेगुलर नहीं है, स्मूथ नहीं है, एक जैसी नहीं है। यानी कि जब सरफेसेस एक जैसे नहीं हैं, अनइवन सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, तब वहाँ पर ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। वही वजह है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ, जो सरफेस ऐसे बिल्कुल स्मूथ दिखते हैं वो भी स्मूथ नहीं होते हैं, उनमें भी मिनट इरेगुलरिटीज़ होती हैं। मिनट इरेगुलरिटीज़ का क्या मतलब है? बहुत ही छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़, यानी कि हमें दिखने में तो वो स्मूथ लग रहा है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं बहुत ही छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। इरेगुलरिटीज़ दोनों ही सरफेसेस पर जब होती हैं तो वो आपस में लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव होना बंद हो जाता है। सो व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम द इंटरलॉकिंग। अब दोनों आपस में इंटरलॉक हो गए, तो उनके इंटरलॉक को तोड़ने के लिए हमें उससे के इंटरलॉक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो इंटरलॉक खुल जाए। रफ सरफेस में ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस, तो रफ सरफेस में हमें और भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि स्मूथ सरफेस में हम कम फोर्स में भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमने एक बुक और टेबल का एग्ज़ाम्पल लिया यहाँ पे। तो अगर हम सरफेस देखें बुक और टेबल का, तो देखोगे कि कितनी इरेगुलरिटीज़ हैं। ये स्मूथ सरफेस तो नहीं है, देखो कितनी इरेगुलरिटीज़ हैं यहाँ पे। सो ये इरेगुलरिटीज़ आपस में इंटरलॉक हो गई हैं, जिसकी वजह से इनको मूव करना मुश्किल है। सो जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं जो कि इसको ओवरकम कर सके इंटरलॉक को, तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। लेकिन जब फोर्स हट जाता है तब दोबारा से इंटरलॉक बन जाता है और ऑब्जेक्ट बंद कर देता है मूवमेंट को। तो हमने देखा कि फ्रिक्शन कौन करवा रहा है? इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज़ की दो सरफेसेस में। सो इसका मतलब क्या है कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो सकता है कब? जबकि हम
सरफेसेस को प्रेस करें हार्डर, क्योंकि जब हम उसको प्रेस करेंगे तो इंटरलॉक भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा इंटरलॉक होगा उतना ही ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा मूवमेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एक मैट को खींचते हैं, एक मैट को हम खींचते हुए लेके जा रहे हैं तो उसको ड्रैग करना इजी रहता है, लेकिन जब कोई मैट के ऊपर बैठा हुआ है तो उसने प्रेशर डाला हुआ है मैट पे, तो फ्लोर का सरफेस और मैट का सरफेस वो आपस में स्ट्रॉन्गली इंटरलॉक हो जाते हैं और उस केस में ड्रैग करना मैट को बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली आपको याद होगा एग्जाम्पल जहां हम एक बिग बॉक्स को मूव कर रहे थे। सो बिग बॉक्स को जब हम मूव करते हैं तो क्या बॉक्स को रेस्ट से मूव करना आसान होता है या फिर अगर वो ऑलरेडी मूव कर रहा हो? लेट्स फाइंड आउट। Force required to overcome friction at the instant of an object start moving from rest is a measure of static friction. जब हम रेस्ट से किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना शुरू करते हैं, सो वो इंस्टेंट जहाँ पे वो मूवमेंट शुरू करता है उस टाइम पे जो फोर्स मेजर किया जाता है वो क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्थिर, यानी कि वो एक जगह पे रुका हुआ है, वो क्या हो कहलाएगा? स्टैटिक, जो कि मूवमेंट नहीं कर रहा। सो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। तो जैसे ही उसने जिस इंस्टेंट पे, यानी कि उसी वक्त जैसे ही उसने मूव करना शुरू किया, तब जो फोर्स है उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जबकि जब फोर्स ऑलरेडी लगाया जा चुका है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए, ताकि ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की स्पीड सेम रहे, तब जो फोर्स रिक्वायर होता है टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग, उस फोर्स को हम कैसे मेजर करते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन के रूप में। यानी कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और हमने उसको जस्ट मूवमेंट दी, तब फोर्स क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। So when object starts sliding, the contact point on its surface does not have enough time to lock into the contact point on the floor. इसका मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम बॉक्स को पुश कर रहे थे, तो बॉक्स जब मूव कर रहा है या स्लाइड कर रहा है, तब उसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होंगे, यानी कि बॉक्स की जो इरेगुलरिटीज़ होंगी और फ्लोर के सरफेस की जो इरेगुलरिटीज़ होंगी, उनके पास स्लाइड करते करते इतना टाइम नहीं होता कि वो आपस में इंटरलॉक हो जाएं। इसीलिए अगर बॉक्स पहले से ही मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो उसको स्लाइड करना आसान हो जाता है। लेकिन जब वो रेस्ट पे होता है तो उसमें इंटरलॉक ज़्यादा होता है, तो इंटरलॉक की वजह से उस पर हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ताकि बॉक्स मूव कर सके। हैंस हमें रिज़ल्ट क्या मिला कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में ऑलरेडी है तो उसको मोशन में रखना आसान है, जबकि कोई बॉक्स रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट से मोशन पे ले जाना ज़्यादा हार्डर है। यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।